बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम तलाक़ के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तलाक़ एक मुसलमान ख़ावंद का ऐसा हक़ है जो उसे किसी दस्तावेज़ की रूह से नहीं मिला, बल्कि ये उसका मज़हबी वेस्टेड और कन्फर्ड राइट है। जब एक मुसलमान ख़ावंद इस नतीजे तक पहुँच जाता है कि वो खुदा की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर मज़ीद अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो उसको ये इख्तियार हासिल होता है कि वो बज़रिया तलाक़ अपने हक़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी अलहदगी अपनी बीवी से कर ले। इसी तरह खुला का हक़ औरत को दिया गया है कि औरत जब चाहे अपना कोई हक़ महर की शक्ल में छोड़ के बज़रिया काजी बज़रिया अदालत ये हक़ इस्तेमाल कर सकती है। इसमें ऑफ़र औरत की तरफ से होती है। अब आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो ये कि तलाक़ का सबसे बेहतर तरीक़ाकार कानूनी और शरई क्या है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तलाक़ की बहुत सारी इक़साम हमने इससे पहले डिस्कस की हैं। तलाक़ का एक सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार बताया गया है शरअ के मुताबिक, वो तलाक़ सुन्नत जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। गो तलाक़ इस्लाम में नापसंदीदा कामों में से एक हलाल फ़ेल है, लेकिन इसके बावजूद जब ऐसी नौयत आ जाए कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ निभाह ना कर सकें, तो इस हक़ का इस्तेमाल एक इस्लामी इस्तेमाल तस्वर किया जाता है। तलाक़ सुन्नत में तलाक़ एहसन और तलाक़ हसन सबसे बेस्ट जो है वो तलाक़ एहसन। तलाक़ एहसन मोस्ट अप्रूव्ड वे करार दिया गया है। वो इस वजह से कि चूँकि ये रिवोकेबल तलाक़ है। रिवोकेबल तलाक़ से मुराद ये है कि ये किसी भी सतह के ऊपर इद्दत के दौरान या इद्दत के बाद इसको रिवोक किया जा सकता है। दोबारा इसमें मियाँ बीवी आपस में रुजू करके या तजदीद निकाह की शक्ल में अपनी ज़िंदगी दोबारा गुजारने के आयल होते हैं। तलाक़ एहसन से मुराद ये है कि जब कोई मर्द ख़ावंद अपनी बीवी को एक तोहर के अंदर, यानी कि जब वो प्योरिटी या मखसूस अय्याम से बाहर होती है, तो उसको एक सिंगल तलाक़ दे दी जाती है। ये सिंगल तलाक़ खुद बहुत जब इद्दत का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो मौसर हो जाती है। और इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि अगर इद्दत के अंदर मियाँ बीवी पछता जाते हैं अपने इस फेल से और दोबारा आपस में निभाह करना चाहते हैं, ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो इस तलाक़ को इस स्टेज पे भी रिवोक कर सकते हैं। और अगर इद्दत कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उनको अख्तियार हासिल होता है कि वो तजदीद निकाह करके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दोबारा कर सकते हैं। इसलिए इसको सबसे बेहतर तरीक़ा करार दिया गया है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुआशरे में इस तरीक़ा को जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। मेरी अपनी ज़ाती वकालत की प्रैक्टिस में ये बात सामने आई है कि जब जज्बात सर पे हावी होते हैं और दोनों अतराफ़ से बाज़ औक़ात ख़ावंद की तरफ से फ़ौरन 3 तलाक़ें तलाक़ बिद्दत का तरीक़ा अपनाया जाता है। एक ही नोटिस के अंदर 3 तलाक़ें दे के अपने इस हक़ को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिद्दत तलाक़ की एक किस्म है, जिसको नापसंदीदा फ़ेल या नापसंदीदा तरीक़ा करार दिया गया है। और इसके ऊपर बहुत सारे जो मसलक हैं उनका आपस में इत्तेफ़ाक नहीं है, जबकि तलाक़ एहसन के ऊपर शिया हज़रात और सुन्नी हज़रात दोनों मसलक का इत्तेफ़ाक है। और तलाक़ एहसन को डिस्कस करने के बाद हम तलाक़ हसन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अलग अलग तोहर के अंदर अलग अलग माह प्योरिटी के अंदर ख़ावंद को हक़ हासिल है कि वो हर माह उस वक्त में अलग अलग तलाक़ 3 तलाक़ें वो दे दे। एक तलाक़ एक तौर के अंदर, दूसरी तौर के अंदर, तीसरी
تیسرے طور کے اندر۔ اس طریقے سے یہ 3 طلاقیں الگ الگ دے دی جاتی ہیں، اور یہ وقت ختم ہونے کے اوپر، عدت کا وقت ختم ہونے کے اوپر اس کا طلاق مؤثر ہو جاتی ہے شرعی اور قانونی طور کے اوپر۔ لیکن اس میں تجدید نکاح کا آپشن نہیں ہوتا، اس لیے اسے گڈ وے قرار دیا گیا ہے، لیکن بیسٹ وے طلاق احسن ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان خاوند کے پاس طلاق مبارات طلاق مبارات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی جب اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ اب وہ مزید آپس میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، یا خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں وہ نہیں رہ سکتے، تو وہ بامامانگی سے بھی یہ حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے طلاق تفویض ایک ایسا حق ہے جو عورت کو نکاح میں دے دیا جاتا ہے، تو وہ خاوند کی بھی حق پہ استعمال کرتی ہے۔ لیکن ہم آج چونکہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور بیسٹ طلاق کون سی ہے، اور اس کا قانونی طریقہ کار ہمارے لینڈ لاز کے مطابق، ہمارے ہاں جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہیں اس کی سیکشن 7 میں کیا طریقہ کار دیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے ہم اس کے پروسیجر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے جو ریکمینڈ کیا وہ طلاق احسن کو ریکمینڈ کیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک طلاق تحریری شکل میں ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر، جس میں آپ طلاق نامہ کا ٹائٹل دے کر اس کے اوپر جو طلاق دہندہ ہے وہ اپنا نام لکھے گا، اور وہ وجہ لکھ دے گا، اور ایک طلاق کا ذکر کر دے گا۔ ذکر کرنے کے بعد اس کے دستخط، اور ہو سکے تو 2 گواہان پہ یہ ڈاکومنٹ کسی بھی جگہ سے تیار کروا کر اس کے ساتھ اس اوریجنل کاپی کو جو بیوی ہے اس کے مکمل ایڈریس کے اوپر بھیج دیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک سیکشن 7 کا نوٹس کیا ہے؟ وہ نوٹس یہ ہے کہ جس میں یہ تحریر کر دیا جائے کہ میں نے آج مورخہ فلاں تاریخ کو اپنے طلاق کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اپنی زوجیت سے الگ کر دیا ہے، اور میں اس نوٹس کے ذریعے یونین کونسل، جو بھی متعلقہ یونین کونسل ہے جہاں پہ وائف رہ رہی ہے موجود ہے، تو اس کے اوپر وہ ارسال کر دے گا۔ یہ نوٹس ملتے ہی یونین کونسل کو اختیار حاصل ہوگا، وہ 30 دن کے اندر مدعا کو بھی مطلع کرے، اور دونوں فریقین ایک ثالثی کے لیے یونین کونسل کے پاس آ جائیں، اور دونوں اپنے اپنے ثالث مقرر کریں، اور یونین کونسل مکمل طور پر یہ کوشش کرے کہ دونوں فریقین کے درمیان آپس میں راضی نامہ ہو جائے۔ اگر تو راضی نامہ اس پیریڈ کے دوران ہو جاتا ہے تو پھر مزید طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا، یہیں پہ پروسیڈنگ روک دی جائیں گی، اور اس پہ تحریری آرڈر اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا جائے گا یونین کونسل کے پاس۔ لیکن اگر دوسری صورت میں یہ نباہ آپس میں نہیں ہوتا اور راضی نامہ ثالث کرانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو ایسی شکل میں 90 دن کے بعد یونین کونسل کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ اب جب سیکشن 7 کا یہ نوٹس بھیجا جاتا ہے تو اس کے 90 ڈیز کے اندر یونین کونسل یہ سوال درمیان میں نہیں اٹھائے گی کہ آپ نے موڈ آف طلاق یا ٹائپ آف طلاق یا کائنڈ آف طلاق کون سا استعمال کیا ہے، احسن، حسن، بدت۔ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہونی چاہیے، ان کو صرف غرض اپنی آربیٹریشن کونسل کے پروسیس سے اور طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ 90 ڈیز کے بعد جاری کرنے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ 90 ڈیز کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے جب نوٹس مل جاتا ہے یونین کونسل کو، تو وہ اس کا فرسٹ ڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ایسی کمپلیکیشن سامنے آ جاتی ہیں کہ طلاق احسن کا موڈ جب استعمال کیا جاتا ہے تو لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ طلاق ایک ہوئی ہے، 2 مزید طلاقیں ہمارے پاس نہیں آئی، ہم یہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے۔ تو یہ اعتراض غلط ہے، چونکہ سیکشن 7 کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے۔ سیکشن 7 کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی موڈ طلاق کا اڈاپٹ کرنے کے بعد، اس کے ذریعے پروناؤنس کرنے کے بعد جب یہ نوٹس بھیج دیا جاتا ہے تو یونین کونسل اس کو انٹرٹین کرے گی، اور اگر وہ سنگل طلاق ہے تب بھی وہ
तलाक मौसूल सर्टिफिकेट जारी करने की पाबंद है। इस कंट्रोवर्सी को जो सेटल किया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन जब उनके पास गई है एतराज़ लेके कि यूनियन कौंसिल इसमें तलाक मौसूल सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रही, 2017 PLD 364 इस्लामाबाद, इस जजमेंट में ये पूरा प्रोसेस और इस की तशरीह कर दी गई है, इस इशू को क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी मॉड इस्तेमाल हो तो यूनियन कौंसिल को अख्तियार हासिल है कि वो तलाक मौसूल सर्टिफिकेट जारी करे। अब बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि हो सकता है कि तलाक़ एहसन या तलाक़ हसन के दौरान, या अगर फ़िक़ा अहले हदीस हैं तो वो चूँकि 3 तलाक़ों को भी एक तलाक़ तस्वर करते हैं और उसकी मौसर वो इद्दत पूरा होने के बाद समझते हैं, तो ऐसी शक्ल में अगर इस पीरियड के दौरान रुजू हो जाता है तो फिर मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रहती। और दूसरी एक शक्ल ये सामने आ जाती है कि बाज़ औक़ात औरत हामला हालत में होती है तो उसका तलाक मौसूल सर्टिफिकेट का जारी करने के लिए जो टाइम शुरू होता है वो जिस दिन से बच्चे की विलादत होगी उस दिन से वो टाइम शुरू किया जाएगा और फिर वो 90 डेज़ के बाद तलाक मौसूल सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात तलाक देने के बाद हम कानूनी प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते, जिसके बहुत ख़तरनाक नताइज का हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसी कानून के अंदर इसकी वायलेशन करने पे 1 साल कानून ने सज़ा मुकर्रर की है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और साथ 5,000 रुपया जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। ये तो वो कानूनी सज़ाएँ हैं जो भुगतनी पड़ सकती हैं, जिनका सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसके दूसरे नताइज भी सामने आ जाते हैं कि जब हम ये तलाक मौसूल सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से खुला की शक्ल में या तलाक की शक्ल में, दोनों शक्लों में हासिल नहीं करते, तो अगर इनहेरिटेंस का मामला सामने आ जाए, जब खामन फौत हो जाता है तो उसकी बीवी ये क्लेम कर सकती है कि उसे तलाक मौसूल सर्टिफिकेट जारी ना होने के ऊपर तलाक मौसूल नहीं हुई थी, किसी वक्त उसका राज़ीनामा हो गया था, या किसी और तरह का ऑब्जेक्शन वो उठा सकती है, जिसके ऊपर से एक सवाल खड़ा हो सकता है कि वो जो सिंपल तलाक थी, चाहे वो तहरीरी थी चाहे ज़ुबानी थी, उसके ऊपर जब सवाल खड़ा हो जाता है तो एक कानूनी इशू सामने आ जाते हैं, और फिर सर्टिफिकेट ना होने के ऊपर वो हिस्सा बाज़ औक़ात जिस बीवी को तलाक हो जाती है उसको भी वो विरासत चली जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला इनहेरिटेंस की शक्ल में सामने आ सकते हैं। एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो सामने आती है वो अमूमन ये सामने आ जाती है कि जब तलाक मौसूल सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया और दूसरी शादी कर ली जाती है, जब दूसरी शादी के वक्त चूँकि सेक्शन 7 में ये पाबंदी भी लगाई गई है कि जो निकाह रजिस्ट्रार है वो उस वक्त तक निकाह रजिस्टर्ड नहीं करेगा कि जब तक उसमें ये तलाक, पहला जो तलाक दिया गया उसका मौसूल सर्टिफिकेट उसको पेश न कर दिया जाए। चूँकि निकाहनामा के कॉलम में ये लिखा होता है कि बीवी जो है उसको उसकी ये पहली शादी है या कंवारी है या दूसरी शादी है, तो ऐसी शक्ल में ये डिक्लेरेशन वहाँ पे करनी पड़ती है, इस बात को ओपन करना पड़ता है। और अमूमन उस वक्त लोग शर्मिंदगी से बचने या इस प्रोसेस से बचने, या ये प्रोसेस नहीं किया होता उस शक्ल में गलत बयानी से काम लेते हैं और वो कंवारा लिख दिया जाता है। तो ऐसी शक्ल में फिर बाज़ जब तनाज़ात सामने आते हैं, कानूनी इशूज़ सामने आते हैं, तो इसमें इसको एक जुर्म, काबिल सज़ा जुर्म भी है कि जब कोई डिक्लेरेशन किसी निकाहनामा में नहीं की जाती, तो ऐसी शक्ल में ये बाज़ औक़ात फ़ॉल्स इंफॉर्मेशन के सिलसिले में एक जुर्म करार दे दिया जाता है और इसके भी कानूनी नताइज सामने आ सकते हैं। इसके अलावा बेहतर तरीक़ाकार यही है कि तलाक मौसूल सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से लाजमी हासिल कर लिया जाए, क्योंकि अमूमन जब बैरून ममालिक लोगों को जाना होता है या किसी भी जगह ऐसी दस्तावेज़ात का मामला आता है जहाँ पे ऑथेंटिकेटेड दस्तावेज़ात, या बाज़ ममालिक में ऐसे कवानीन हैं जहाँ पे एक वक्त में एक ही बीवी को रखा जा सकता है, अगर पहली बीवी को तलाक दी गई है तो उसकी तलाक शो करनी पड़ती है, और जब उसकी तलाक शो करनी पड़ती है तो महज एक स्टाम्प पेपर के ऊपर तलाक जो है या एक
سمپل پیپر کے اوپر طلاق نامہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ قانون کا مکمل پروسیس سیکشن 7 کا کمپلیٹ نہ کر لیا جائے. اس وقت تک وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جو ہے اس قابل عمل نہیں ہوتا اور وہ مزید کمپلیکیشن پیدا کر سکتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس قانونی پروسیس کو سزا سے بچنے اور لیگل کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے کمپلیٹ کر لیا جائے اور طلاق کا احسن طریقہ اڈاپٹ کیا جائے تاکہ جو بھی خدا اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں اور انسان نئی زندگی بہتر انداز سے گزار سکے اور قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.